फिर ये जा रहे हो, तो ऊपर साइड में आप इधर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप यहां से जा रहे हो, फिर ये अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट थियरम एंगल बाइसेक्टर थियरम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी सिमिलैरिटी लेसन पे सबसे पहला वीडियो बनाया, देन उसके बाद 1.1 एक्सरसाइज पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट जो मैंने पूरा का पूरा एक ही लेक्चर में कंप्लीट करा दिया। देन उसके बाद मेरा जो लेक्चर आया बीपीटी थियरम पे आया, और आज जो मेरा लेक्चर आ रहा है वो आ रहा है एंगल बाइसेक्टर थियरम पे। ये हमारे बुक में प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऐसे लिखा है, पर ये एक तरह से थियरम है। इसके पहले जब बोर्ड एग्जाम में रूल थे 5 मार्क्स के, लास्ट वाले जो क्वेश्चन आते तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन अगर आया तो 4 मार्क्स में आपको दिखाई दे। तो प्लीज ये थियरम अच्छे से करना है, और ये आपके पूरे बुक का जितने भी थियरम है उसमें से थोड़ा सा अलग थियरम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसका डायग्राम ड्रॉ करना है ये वो, पर मैं अगर आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत ईजी लगेगा, बिल्कुल आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। चलो सबसे पहले 1 बाय 1 हम चीजों को समझते हैं और बहुत अच्छे से इस थ्योरम को कवर करते हैं। दोस्तों द बाइसेक्टर ऑफ अ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। अब सबसे पहले मुझे समझ में आ रहा है कि यहां पे कोई ट्राइंगल है, तो भाई एक ट्राइंगल बना दिया। अब अगर मैं उस ट्राइंगल को बना रहा हूं तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मुझे लग रहा है कि मुझे रफली अपने हाथ से ही ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से मुझे जैसा ट्राइंगल चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। देखो मैं रफली अपने हाथ से ही ड्रॉ कर ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। अब ये ट्राइंगल ड्रॉ करके मैं इसके अंदर बाइसेक्टर बना दे रहा हूं। मैंने ये बाइसेक्टर भी बना दिया। अब यहां पे जो मैंने बाइसेक्टर बनाया तो समझ जाना ये दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम होगा। अगर सपोज ये अगर 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है, तो देखो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एंगल का मैंने बाइसेक्टर बना दिया ऑफ अ ट्राइंगल, डिवाइड द साइड, मतलब भाई यहां पे नेमिंग भी दे दे रहा हूं। सपोज अगर यहां पे नेमिंग है ए, यहां पे नेमिंग है बी और यहां पे नेमिंग है सी, तो ये जो यहां पे और यहां पे नेमिंग में ई ले रहा हूं। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो बाइसेक्टर है ये क्या कर रहा है, साइड्स को डिवाइड कर रहा है, साइड अपोजिट टू एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। मतलब ये जो साइड को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये जो मैं डायरेक्ट बोलता हूं कि एंगल बाइसेक्टर में मर्डर कौन सा साइड हो रहा है, ए अपॉन ई बी। तो यहाँ पे ए बी वाला साइड जो है मर्डर हो रहा है, तो कैसे हो रहा है ए, और फिर कौन से पार्ट में हो रहा है ई बी। तो यहाँ पे क्या है ए अपॉन क्या आ रहा है दोस्तों ई बी, वो उसका जो वैल्यू रिमेनिंग साइड को इक्वल हो जाएगा। रिमेनिंग साइड क्या है दोस्तों ए सी, और यहां पे दूसरा क्या है ए बी। तो प्लीज ये दिमाग में अपने बिठा लो। अगर सपोज ये डायग्राम अगर ऐसा रहता, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा गया और सपोज यहां पे लिखा है पी क्यू आर एस, मैं आपको क्वेश्चन भी साथ में समझाते जा रहा हूं, तो आप कैसे लिखोगे? अगर इसका आपको थियरम का 2 प्रूफ लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? और 2 प्रूफ से ही हम सम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? पहले मर्डर साइड कौन सा हुआ ये, तो पी एस अपॉन एस आर इक्वल टू ऊपर वाला साइड पी क्यू और नीचे वाला साइड क्यू आर। एक चीज और ध्यान रखना, मर्डर के टाइम पे भाई हमने लेग का ये पीस लिया और फिर ये लिया, तो जब हम साइड लेंगे तो उस टाइम भी पहले ये लेना है फिर नीचे का लेना है। तो ये चीज का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। अब डायग्राम ड्रॉ करने के बाद क्या चीजों का ध्यान रखना है? सबसे पहले यहां पे देखो मैं गिवन लिख रहा हूं। गिवन में क्या आएगा दोस्तों? इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? एबीसी। ट्राइंगल का नाम आप कैसे भी लिख सकते हो। देन अगर आप देखोगे कोई भी अगर इस तरह से आपको दिखाई दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। जहां पे एरो एक ही साइड में होता तो ये रे है, तो मैं क्या बोलूंगा? रे। रे का नाम क्या भाई? सी है। रे सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। देखो ये किसका बाइसेक्टर है? इस वाले एंगल का। तो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे, ए सी बी, एंगल ए सी बी। ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 प्रूफ। क्या लिखेंगे? 2 प्रूफ। 2 प्रूफ कैसे लिखेंगे दोस्तों? ये अपॉन ये। आपको अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि जिस साइड का पहले मर्डर हुआ है तो ए, और साथ में क्या आएगा दोस्तों? ई बी इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा? रिमेनिंग साइड क्या आएगा? ए सी, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों? सी बी। अगर किसी में ऐसा लिख दिया ये अपॉन ये और पहले ये लिखा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इधर से आ रहे हो तो आपको इधर ही से जाना है दोस्तों।
समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आप सपोज ऐसे जा रहे हो, यहां से जा रहे हो, फिर ये जा रहे हो, तो ऊपर साइड में आप इधर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप यहां से जा रहे हो, फिर ये गए, तो आपको फिर इस पे जाना है, फिर आपको इस पे जाना है, तो याद रखना। तो यहां पे ये भी हो गया। द नेक्स्ट पार्ट दैट इज कंस्ट्रक्शन। भाई इसका कंस्ट्रक्शन तो बहुत जोरदार है, और प्लीज इसे कोई आंसर की तरह नहीं लर्न करेगा, समझ के पढ़ेगा, समझ के लिखेगा। और समझदार लोगों की जिंदगी में मतलब बहुत अच्छी बात होती है। हमेशा जिंदगी में, लाइफ में समझदार रहा करो। अब यहां पे देखो मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं। सबसे पहले ये भाई साहब को हटाओ यहां से। हो सकता है कि ये बाइसेक्टर वाले भाई साहब को भी हटाना ना पड़े। हमें क्या करना है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है सीई से, मतलब सीई को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। कहां से ड्रॉ करना है? पॉइंट बी से। तो देखो मैं यहां से पैरेलल, या अगर ये ऐसा है तो ये लाइन भी ऐसा जाएगा। अगर ये ऐसा सीधा है तो आपकी लाइन ऐसा सीधा है। बहुत सारे लोग ये कंस्ट्रक्शन रॉन्ग बनाते हैं और इसकी वजह से मार्क्स, अच्छे अच्छे टॉपर्स के मार्क्स चले जाते हैं। अब देखो मैं इस लाइन को ही फॉलो करके, आप यहां से मैं एक सीधा लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने एक ड्रॉ किया, लगभग ये दोनों लाइन मुझे थोड़ा बहुत सीधा दिखाई दे रहा है। अब यहां पे नेक्स्ट बहुत सारे लोग को मैं देखता हूं कि इसे ज्वाइन करना रहता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं और उनको क्या लगता है उनका डायग्राम सही है। क्या कभी कोई लाइन ऐसे जाके ऐसे टेढ़ी हो जाती है क्या? लाइन हमेशा भाई ऐसा सीधी होती है ना। तो थोड़ा सा ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो यहां से जब मैं लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो आपको ऐसे ही सीधे ही एक्सटेंड करते जाना है। देखो सीधे एक्सटेंड करते जा रहा हूं, और ये जहां इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे डी पॉइंट ले रहा हूं। इस तरह से आपका डायग्राम आना चाहिए। अगर इस तरह से अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। अगर इस तरह से डायग्राम नहीं बनाओगे तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब देखो मैंने बहुत परफेक्ट डायग्राम बनाया, प्लीज एक बार डायग्राम देख लेना कि मैंने कैसे बनाया। कंस्ट्रक्शन में बता रहा हूं मैंने क्या किया। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सी पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। प्लीज घर पे देख रहे हो वीडियो, बोलो ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सी पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। एक्सटेंड एसी, एसी बोलना नहीं, सीए बोलोगे तो नीचे एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड एसी सो एज टू इट इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, मैं क्या लिखूंगा, ड्रॉ अ लाइन, मतलब एक ही लाइन ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सीई। किसको पैरेलल ड्रॉ करना है? सीई को। एंड पासिंग, कहां से पास करना है भाई? पासिंग थ्रू पॉइंट कैपिटल बी। कहां से पास करना है? पासिंग थ्रू द पॉइंट कैपिटल बी। एक्सटेंड AC so as it intersect at point, प्लीज बताओ कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट डी। तो ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ऊपर ले रहा हूं। अब इसके बाद टोटल हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। 3 स्टेप्स में इस थ्योरम को अपने को निपटा देना है। और थ्योरम को हमेशा निपटाते टाइम आपको क्या क्या याद रखना है? सबसे पहला स्टेप ये याद रखना है, यहां पे लिख दे रहा हूं। देन इसके बाद ये, देन इसके बाद दोस्तों ये, एंड देन दोस्तों इसके बाद बीपीटी को बुला लो। बस अगर ये स्टेप अगर आपने फॉलो किया, जैसे मैंने 12, 13, 23 आपको दिया था, वैसे बीपीटी के लिए ये सेम स्टेप्स है। यहां पे आपको क्या करना है, अगर आपने ये स्टेप अगर फॉलो किया तो आप आराम से थ्योरम सॉल्व कर लोगे। सी फॉर करस्पॉन्डिंग एंगल, ए फॉर अल्टरनेट एंगल, जी फॉर गिवन और बीपीटी। बस अब देखो यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं, मैं यहां पे प्रूफ लिख रहा हूं। प्रूफ लिखते टाइम सबसे पहले मैं यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल लिखूंगा। फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल हमने 9th क्लास में पढ़ा था, मैं यहां पे सब चीजें 9th की रिवाइज कराऊंगा। करस्पॉन्डिंग एंगल एक के नीचे एक होता है, उसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। बट अगर सपोज इस तरह से है, अगर ऐसे है तो ये क्या हो गया, ये लाइन इसको पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और करस्पॉन्डिंग एंगल अप्लाई करने के पहले लाइन हमेशा पैरेलल होना चाहिए। तो यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? देखो ये 2 लाइन है, तो भाई करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आएगा? ये वाला एंगल। ये देखो ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसको आएगा, और इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा? ACE, और इसका नेमिंग क्या आएगा? CDB। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? एंगल ACE कॉन्ग्रेंट टू एंगल, देखो मैंने लिखा ACE कॉन्ग्रेंट टू एंगल ADB। क्या लिखोगे? सॉरी,
डी बी। यहां पे रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब इसके ऊपर एक कुछ लिखना है, वो मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूं। देन नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा दोस्तों अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मैंने क्या बोला था आपको, अल्टरनेट एंगल मतलब जेड, और ये वाला एंगल इसको क्या हो जाएगा, इक्वल। पर यहां पे भाई अपना जेड ऐसा दिख रहा होगा, कहीं पे भी अगर डायग्राम में आपको जेड दिख रहा होगा तो प्लीज उसे आप अल्टरनेट एंगल में कंसीडर कर सकते हो। और अगर आप गिरी ट्यूटोरियल के अगर प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मजे के साथ आपका सब कुछ हो जाएगा। और लास्ट में तो पढ़ना पड़ेगा ही, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे आपको लॉजिक वाइज मैं चीजों को करा रहा हूं। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो आपको ऐसा कुछ जेड दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल को क्या है, इक्वल है, और इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो अब इस एंगल का अगर नेमिंग की मैं बात करूं तो इस एंगल का नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, ये वाला, और यहां पे ये वाला, इसका नेमिंग क्या आएगा, ई सी बी। क्या आएगा एंगल का नेमिंग, एंगल ई सी बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल, इसका नेमिंग क्या आएगा दोस्तों, सी बी डी। क्या नेमिंग आएगा, एंगल सी बी डी। यहां पे रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल। अब मैं अल्टरनेट एंगल के पहले भी कुछ लिखने वाला हूं, वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मेन पार्ट हम लिख देते हैं। अब ये होने के बाद मैं थोड़ा सा इधर ले सकता हूं। अब देखो यहां पे ये जैसे ही हो गया, मैं तो चाहता था कि डायग्राम यार अपने साथ रहे, पर यहां पे बहुत बड़ा कंडीशन हो गया, एक जगह नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है ना, एक्सटेंड एसी, इसको मैं चाह रहा हूं कि यहां पे लिख देता हूं, तो मेरे को ये पूरा स्पेस मिल जाएगा आगे का सम सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एक्सटेंड एसी so as it intersect at point D। तो अब देखो यहां से अपना काम इतना बच गया जगह, क्योंकि डायग्राम थ्योरम का मतलब क्या है, डायग्राम सामने होना चाहिए। अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे अब देखो सी भी हो गया, ए भी हो गया, अब जी, सी वाला हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल ए सी, यहाँ पे सी डी बी, यहाँ पे ई सी बी, और यहाँ पे सी बी डी। परफेक्ट। अब नेक्स्ट वन, स्टेप नंबर थर्ड, आपको क्या करना है, यहाँ पे गिवन अप्लाई करना है। गिवन मतलब अगर ये बाइसेक्टर है, मैंने बोला था, तो ये भी नहाएगा तो ये भी नहाएगा, अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, ये नाच रहा है तो ये भी नाच रहा है, ये खाना खा रहा है तो ये भी खाना खाएगा, मतलब ये दोनों एंगल सेम है। तो मतलब यहां पे एंगल ए सी ई कॉन्ग्रेंट टू एंगल, ये वाला एंगल इसको कॉन्ग्रेंट, तो इसका नेमिंग क्या आएगा, ई सी बी। और यहां पे रीजन क्या लिखोगे, बाय गिवन। कहां से लिख रहा हूं भाई, गिवन से लिख रहा हूं। और अगर आप तीनों स्टेप को ध्यान से देखोगे, तीनों ही स्टेप को अगर ध्यान से देखोगे, देखो ये वाले स्टेप को, ये वाले स्टेप को, और स्टेप नेक्स्ट स्टेप ये वाले, अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। मतलब यहां पे आपको दिखाई देगा भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर, मतलब क्या बाहर होगा, देखो ये देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ए सी ई दिख रहा है, सेम टू सेम ए सी यहां पे दिख रहा है, तो भाई ये दोनों भाई है, सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। दूसरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो ई सी बी दिख रहा है, यहां पे भी देखो ई सी बी दिख रहा है, तो ये दोनों भी भाई भाई भाईगिरी सिस्टम से बाहर। बचा क्या, ये दोनों सेम नहीं है, देखो ये सी डी बी है, बीच में डी है और इसके बीच में बी है, दोनों सेम नहीं है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कभी मैथ्स का रूल है, दो टर्म सेम हो जाते हैं वो गायब हो जाते हैं, तो जो बचा है वो दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगे। मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एंगल सी डी बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी बी डी, यहां पे जो बचा हुआ एक दूसरे को इक्वल आ गया। और इसका रीजन क्या आएगा, रीजन नंबर फर्स्ट, रीजन नंबर सेकेंड एंड रीजन नंबर थर्ड। अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप, स्टेटमेंट नंबर फिफ्थ। अभी हमने 9th क्लास में एक लॉजिक पढ़ा था कि कभी भी अगर कोई भी ट्राइंगल है, देखो 9th की भी चीजें यहां रिवाइज होती है, ये ट्राइंगल है, अगर इसके दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड सेम होंगे। अगर ये ट्राइंगल ऐसा हो गया, अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड सेम होंगे। तो इसे ही हम क्या बोलते थे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, या तो साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट एंगल, या तो कॉन्ग्रेंट एंगल अपोजिट टू कॉन्ग्रेंट साइड।
तो अगर सबसे पहले ये आप ध्यान से इसे देखो, CDB कहां है, C है, D है, B है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है, CBD, ये वाला एंगल। ये दोनों अगर एंगल सेम है तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे, सेम। तो सबसे पहले ये साइड कौन सा है, CD है। यहाँ पे एंगल कौन सा, ये वाला, तो पहले साइड ये ले लो, CB कॉन्ग्रेंट टू यहाँ पे कौन सा साइड इक्वल हो जाएगा, देखो ना, ये देखो, ये दोनों ट्राइंगल के ये दोनों एंगल सेम है तो ये दोनों साइड सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे कौन से साइड आएंगे दोस्तों, यहाँ पे CB और कौन सा कॉन्ग्रेंट टू क्या आएगा दोस्तों, CD। तो यहाँ पे ये भी हो गया। और यहाँ पे क्या लिखोगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल थियरम। प्लीज इसे फुल फॉर्म में लिखना, ITT मत लिखना, रीजन मैक्स में लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, BPT अप्लाई करेंगे। BPT पूरे ट्राइंगल में अप्लाई करना, बड़े वाले ट्राइंगल में। BPT अगर तुम बड़े वाले ट्राइंगल में अप्लाई करोगे तो बड़े वाले ट्राइंगल का नाम है ABD। और बड़े वाले ट्राइंगल में आपको पता है कि ये लाइन इसको पैरेलल है, मतलब C जो है वो पैरेलल है, किसको पैरेलल है दोस्तों, DB को। और ये अपने को कंस्ट्रक्शन में पता है तो उसका रीजन डाल देना कि CE पैरेलल टू DB। कंस्ट्रक्शन में पता चला क्योंकि कंस्ट्रक्शन में ही हमने ड्रॉ किया। और कभी भी BPT अप्लाई करने के पहले ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे अब देखो मैं BPT अप्लाई कर रहा हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6, BPT अप्लाई करते टाइम आपको मैंने सिखाया था कि अगर सपोज ये ऐसा है, या मैंने इस तरह से बताया था कि अगर ये लाइन इसको पैरेलल है तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये आंसर आता है। वैसे अगर समझो ये इसको पैरेलल है तो ये अपॉन ये अपॉन ये इसका आंसर आएगा। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, देखो ये लाइन इसको पैरेलल है तो ये अपॉन ये, तो मतलब यहां पे क्या आएगा, AE अपॉन EB। और उधर कौन सा आएगा दोस्तों, AC अपॉन CD। तो यहां पे क्या आएगा, AC और अपॉन क्या आएगा, CD। यहां पे क्या लिखोगे, बाय B.P.T बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमें तो लास्ट में थियरम का मतलब क्या होता है कि जो ये दिया है यही लास्ट में आ जाना चाहिए। तो ये आ गया ना सर, ठीक है, चेक कर लो। AE मैच हो गया है, EB मैच हो गया है, AC मैच हो गया है। तो सर आप डायरेक्ट BPT अप्लाई कर देते तो एक ही स्टेप में सम सॉल्व हो जाता, क्यों इतना बड़ा टेंशन लिया। लास्ट वाला चेक करो, CB CD मैच हुआ क्या। लास्ट वाले ये जो गौर से देखो, ये देखो रेड मार्क करके दे रहा हूं इसको, ये वाले की वजह से मैटर पूरा का पूरा मामला गलत हो गया। अगर यहां CB आ गया होता, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे CB आना चाहिए था, CB आ गया होता तो एक ही स्टेप में थ्योरम सॉल्व हो जाता, 3 के मार्क्स 4 मार्क्स सबको। तो यहां पे CB लेकर आना है। क्या इसके पहले मैंने कुछ किया है, यस किया है ना। देखो CD इक्वल टू CB इसलिए किया है, तो मैं यहां पे फाइनली क्या लिखूंगा, AE अपॉन EB इक्वल टू AC और CD की जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, CB। और यहां पे रीजन क्या आएगा दोस्तों, 6 से लिखा और स्टेटमेंट नंबर 5 से लिखा। अब फाइनली अगर आप चेक करोगे तो अपना पूरा का पूरा थियरम परफेक्ट आ चुका है। तो इस तरह से आपको अपने थियरम को क्या करना है, सॉल्व करना है। लास्ट में कुछ चीजें हैं, देखो थियरम का पूरा स्टेप सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल, देन अल्टरनेट एंगल, देन गिवन, देन इसके बाद आपको ये 2 स्टेप उसी से सॉल्व करना है, भाईगिरी सिस्टम से बाहर, देन यहां पे ये आएगा, देन इसके बाद आपको BPT अप्लाई करना है, अपना आंसर आ गया। तो इस तरह से ये जो है थियरम के स्टेप अपने दिमाग में बिठा लो। अब देखो जहां पे भी आप करस्पॉन्डिंग एंगल अप्लाई करते हो तो उसके पहले एक चीज लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी याद रखना कि अगर कहीं पे भी अगर आप करस्पॉन्डिंग एंगल अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे क्या लिखना है। जैसे अगर सपोज ये लाइन का मैं करस्पॉन्डिंग एंगल ले रहा हूं तो मुझे पहले ये पैरेलल लिखना होगा और जिसका मैं सपोर्ट ले रहा हूं उसको मैं ट्रांसवर्सल बोलूंगा। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, CE पैरेलल टू DB। देखो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर CE पैरेलल टू DB और ट्रांसवर्सल क्या आएगा दोस्तों, ये वाला। तो ट्रांसवर्सल क्या आएगा, AD इज अ ट्रांसवर्सल, AD इज अ ट्रांसवर्सल। हो गया। सेम ऐसे अगर आप अल्टरनेट एंगल अप्लाई कर रहे हो तो अल्टरनेट एंगल के लिए आपको क्या पता होना चाहिए। सपोज ये Z है तो ये जो बीच का लाइन है ना ये ट्रांसवर्सल होता है। तो सेम ये आप लिखोगे CE पैरेलल टू CB DB, सेम लिखोगे। देखो CE पैरेलल टू DB और यहां ट्रांसवर्सल का नाम चेंज हो गया तो ट्रांसवर्सल यहां पे कौन हो गया, CB। CB इज अ ट्रांसवर्सल। मस्त हो गया। तो यहां पे आपका BPT थ्योरम 100% सॉरी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने मस्त तरीके से कंप्लीट कर दिया।
वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि पूरा का पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। जितना हो सके अपने दोस्तों तक चीजों को शेयर करो, बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूरा का पूरा लेसन समझने को मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।